क्लास 11th आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले साइंस होती क्या है। साइंस होती है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ नतीजे मिलते हैं, ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम कुछ चीज़ पे आते हैं, कुछ फाइनल डिसीजन पे आते हैं, इसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी ब्रांच साइंस की जो है फिजिक्स। और फिजिक्स किससे डील करती है? फिजिक्स डील करती है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड नेचर पे। जैसे नेचुरल चीज़ें बहुत चीज़ें हो रही है, जैसे गिर रही है कोई चीज़ ऊपर से नीचे, कोई आगे चल रहा है, कोई दो चीज़ आपस में रब हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। उसके बाद फिजिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है, हम मान लो कोई बड़े ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एग्जांपल ले लो एक बड़ा पत्थर लिया है, बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है, उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करते हैं। उसकी इतनी सी जो प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वही पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द फिजिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यही यूज किए जाते हैं कि हम छोटे से ऑब्जेक्ट का निकालते हैं प्रॉपर्टीज, फिर उसको सारों में अप्लाई करते हैं और वही होती हैं सारों की प्रॉपर्टीज। एग्जांपल ले लो, आप डिस्टेंस मेजर करते हो, गाड़ी का स्पीड मेजर करते हो, छोटे डिस्टेंस का मेजर करते हो, अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 20 घंटे में कितना चलेगी उतना आप निकाल सकते हो फिजिक्स से। ये वही चीज़ है। फिर आती है आपकी क्लासिक फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिक फिजिक्स में आपका आता है मैकेनिक्स, फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, फिर आता है ऑप्टिक। अब मैकेनिक्स डील करता है कि पार्टिकल किस तरह से आपके हैं, जनरल पार्टिकल्स हो गए आपके। फिर उसका थर्मोडायनेमिक आती है गैसियस में, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आती हैं इस थर्मोडायनेमिक में। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक आ जाता है स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज कैसे चलता है, स्टेबल चार्ज, चलने वाला चार्ज, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने शायद पढ़ा हो पहले भी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, लाइट रेज, मिरर्स, लेंस, ये सब आ जाता है इसमें। अब बात आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आता है आपकी स्टडी ऑफ एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका फिजिक्स बहुत जगह यूज होती है, जैसे मैथ में फिजिक्स यूज होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हम यूज करते हैं फिजिक्स में मैथ का। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में आपके टेलीस्कोप्स आगे जो भी ऑप्टिक्स से लिए गए हैं, इस ऑप्टिक्स से आपके टेलीस्कोप्स वगैरह बनते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, आपके एक्सरे देखो, एक्सरे होते हैं, ये सब यहीं से डिराइव किया गया फिजिक्स से। उसके बाद केमिस्ट्री में जैसे मॉडर्न फिजिक्स है वो स्टडी होती है न्यूक्लियस की, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में स्टडी होती है। तो बेसिकली फिजिक्स का केमिस्ट्री में भी देन है, फिजिक्स का बायोलॉजी में भी देन है, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में भी काम होती है और मैथ फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की देन है। उसके बाद और भी बहुत चीजें कंप्यूटर में जो फिजिक्स की वजह से, उसके बाद मोबाइल फोन्स, ट्रांसपोर्ट हो गई, गाड़ियां चल रही हैं, आपके रेडियो, आपके सैटेलाइट्स, सब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, यानी फिजिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अब बात आती है फंडामेंटल फोर्सेज है जो नेचर में, हमारी क्या क्या है। आज हम दो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसमें कहा था उसने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मान लो मास m1 है, m2 है और रेडियस बीच का डिस्टेंस है r। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरह से हम निकालते थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर आता था F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g हम बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैसे ये चैप्टर भी है आपको इसका। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सबसे कमजोर फोर्स होती है, ये आपकी वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर की, सबसे कमजोर। लेकिन एक और बात है, ये वीकेस्ट होने के बाद भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क करती है, जैसे सन और अर्थ में, फिर उसका अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है इसमें, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये। उसके बाद आता है आपका कि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के पे भी एप्लीकेबल है और बड़े ऑब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल है। अब आप बोलोगे जी हमने कई बार दो ऑब्जेक्ट्स हमने घर में बहुत पास रखे होते हैं, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है क्या, अट्रैक्शन है उन दोनों में, मास है अगर उनका, हाँ उनमें अट्रैक्शन होती है लेकिन वो इतनी कम होती है कि हमें वो दिखती नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और मैक्रो ऑब्जेक्ट्स।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों पे काम करती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, उसी के बाद मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, उसके बाद लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। अब ये सेंट्रल फोर्स है। अब इसका मतलब क्या है सेंट्रल फोर्स है? बेसिकली जब दो मास है, मान लो अर्थ है और मान लो सन है, इन दोनों के सेंटर के बीच अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को सेंटर से पकड़ के रखा है जिसकी वजह से ये घूम रहा है उसके, ठीक है, इसीलिए इसको एक सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी जो नेक्स्ट तरह की फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब क्वेश्चन आता होगा कि यार ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? अब ध्यान रखना ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती हैं। अब कितनी स्ट्रांग होती हैं? 10⁻25 टाइम्स, 10⁻25 टाइम्स ये स्ट्रांग होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ये होती कहाँ पे है? बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस में आपके होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये न्यूट्रॉन ना आपका टूट जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम बीटा डीके। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बीटा डीके बोलते हैं जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होती है, और इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इसके ऊपर स्टडी आज भी चल रही है, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है इसके ऊपर स्टडी आज तक चल रही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी स्टडीज हो गई हैं, ऑलमोस्ट कई चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा ह्यूमन सर्च नहीं कर पाया, और इसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है, बता रहे हैं। आज के लिए इतना ठीक है, कल 2 फोर्सेज और पढ़ेंगे।